बच्चों, आज हम बात करते हैं। फ्राइडे को मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से संबंधित एक पीडीएफ फाइल भेजी थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं आपका समाजशास्त्र का अध्यापक गोविंद सिंह, पीजीटी सोशोलॉजी इन GV SSS रानीबाग। तो देखिए बच्चों, पहले हम बेसिक समाजशास्त्र एवं समाज के बारे में हम बात करते हैं। तो समाज में जो भी लोग रहते हैं, माता पिता भाई बहन, हमारे जो भी लोग हैं, वो सभी समाज का अभिन्न हिस्सा है। समाज का निर्माण मानव समूह द्वारा किया जाता है और ये सभी समाज के अंग है। मानव समूह जब मिलकर किसी समाज का निर्माण करते हैं, समाज मानवों के द्वारा समाज है और समाज में हम सभी लोग रहते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पाठ से आपका परिचय करा दूँ, इस विषय से परिचय करा दूँ। ये एक नया विषय है समाजशास्त्र, ज़्यादा पुराना विषय नहीं है। समाजशास्त्र के जो जनक है वो फ्रांस के विद्वान थे ऑगस्ट काम्टे, उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। और समाजशास्त्र की जो शुरुआत है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1938 में समाजशास्त्र विषय का उद्भव हुआ और इसके बाद से ये विषय लगातार चलता आ रहा है। भारत में इस विषय की शुरुआत करने का श्रेय भी अगर हम बात करें तो राधा कमल मुखर्जी, जो भारतीय विद्वान थे, समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा की गई थी। भारत में समाजशास्त्र समय के साथ साथ परिवर्तित होता गया। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत पहले अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों के साथ पढ़ाया जाता था। बाद में स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र भारत में पढ़ाया जाने लगा। तो देखिए, अब मैं इस पीडीएफ को आपको पढ़ के बताता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग ये समझ में अच्छी तरह आएगा। हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्राय आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। सम्मुख का मतलब होता है सामने रखे जाते हैं। एक सुझाव प्राय का मतलब होता है अधिकतर दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। एक पुरानी कहावत है, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तीसरा सुझाव इस प्रकार हो सकता है, किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसा व्यवसाय न चुनें जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अलग सुझाव हो सकता है। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, आपके भविष्य में जीवन में आगे काम आने वाला विषय है। आप समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद पीजी करेंगे, MSW कोर्स होता है, सोशल वेलफेयर कोर्सेज होते हैं, NGO होते हैं, NGO से आप जुड़ सकते हैं। समाजशास्त्र में अलग से पोस्ट निकलती है, अलग से कई डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ PG इन सोशोलॉजी मांगा जाता है। ऐसी बहुत सी पोस्ट होती हैं। तो हम इन सुझावों पर गौर करें। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी 3 सुझावों का खंडन करता है? क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। इसका दारोमदार स्वयं पर, दारोमदार का मतलब होता है सारा निर्भर होना, स्वयं मतलब खुद पर है। दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है और वह बाजार ये निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा हैं या कम है। देखिए, मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं, वर्तमान जो समय है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, धीरे धीरे सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास अगर नॉलेज है, टैलेंट है आप में, तो आपको जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई करने के अलावा आपको अनुभव की आवश्यकता भी होती है, तो अनुभव से आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है। जटिल का मतलब होता है कठिन। यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं, बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं। देखिए, हमारा जो देश है ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पे अभी वर्तमान में स्थितियाँ काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन पहले जो है लड़के को अधिक महत्व दिया जाता था और लड़की को कम महत्व दिया जाता था।
यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया। क्या आप अन्य कारकों के बारे में भी सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं कि यह, अब हम पेज नंबर 2 पे चल रहे हैं, कि यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? इसका क्या पैमाना है? अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं, क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु का मतलब होता है के लिए, हेतु मेहनत से अध्ययन करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। ये सामाजिक कारक व्यक्ति की परिस्थिति होती है, किसी व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होती है, इस कारण से उसको अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ता है। किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति ठीक नहीं होती, किसी व्यक्ति के घर में कोई कलह झगड़ा या कोई अन्य कारक, कुछ भी कारण हो सकते हैं, उनके द्वारा कई व्यक्ति अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। कई व्यक्ति पढ़ाई छोड़ने के बाद पुनः भी पढ़ाई शुरू करते हैं और अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों से परिभाषित होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती है। आर्थिक मतलब अर्थ संबंधी, धन संबंधी जो योजनाएं होती है, पंचवर्षीय योजनाएं, अन्य योजनाएं, वो सब आर्थिक योजनाएं होती है। और राजनीतिक नीति मतलब जो राजनेता नीति बनाते हैं किसी भी नौकरी से संबंधित, जो मिनिमम योग्यताएं रखते हैं कि इस नौकरी के लिए आपको ये योग्यताएं आप में होनी आवश्यक हैं। किसी विद्यार्थी की नौकरी के अवसर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतः संबंधित मतलब आपस में संबंधित, कि मानव और समाज किस प्रकार से आपस में संबंधित है, समग्र मतलब संपूर्ण के रूप में अध्ययन करता है, और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। जब समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे आपस में, तभी समाज परिपूर्ण होता है, समाज जो है सशक्त होता है, मजबूत होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। जनहित मतलब लोगों का मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना है। यह इस अध्याय की पहली विषय वस्तु है। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न। देखिए, प्रत्येक नौकरी का जो अर्थ है अलग अलग समुदाय उसे अलग अलग वे में लेता है। बहुत से समुदाय के लोग हैं जहाँ अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, या परिवार में कोई अन्य व्यक्ति अच्छी नौकरी पे लगा हुआ है, तो उस परिवार का जो सदस्य है और जो सदस्य हैं वो छोटी नौकरी करने का प्रयास नहीं करेंगे, वो उसी स्तर की नौकरी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक मतलब उस समाज की जो वर्तमान स्थिति है, जिस परिवेश में वो रह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रासंगिक समाज का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि समाज जिससे वह संबंधित है, व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है, क्या यह उसके आसपास का पड़ोस क्या है, क्या समुदाय है, क्या यह जाति है, जनजाति है, क्या उसके माता पिता का व्यापारिक दायरा है, तो ये सब चीज़ें उसी प्रकार की वो नौकरी प्राप्त करना चाहेगा। क्या ये राष्ट्र है? इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। तीसरा, अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। तीसरा, यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दार्शनिक मतलब फिलोसफर और धार्मिक अनुचिंतन के साथ ही समाज के रोजमर्रा दैनिक जीवन के सामान्य परीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन से एकदम अलग है। चौथी बात, समाज के अध्ययन का यह अलग तरीका ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों, बौद्धिक मतलब बुद्धि संबंधी जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें। भौतिक स्थिति जिसका जैसे सभी भौतिक चीज़ें हैं, फ्रिज, कूलर, सब भौतिक चीज़ें हैं, परिस्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें जिसमें समाज का जन्म एवं विकास हुआ। ये विचार
एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों से आई हुई जो संस्कृति थी वो थे, फॉरेन कंट्रीज से जो आए हुए अनुभव थे वो थे, परंतु उनके परिणाम विश्वव्यापी थे। लेकिन उनके जो रिजल्ट थे वो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया था उन परिणामों ने। पाँचवें, हम इस विश्वव्यापी पक्ष एवं तरीके को देखते हैं जिसमें भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक की अपनी एक अलग जीवनी है, हमारा सबका जीवन अलग अलग है, सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, उसी तरह एक विषय की भी जीवनी होती है। विषय के इतिहास को समझने से विषय को समझने में सहायता मिलती है। अंत में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से इसके संबंधों की चर्चा की गई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि समाजशास्त्र, सोशोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल प्लस लोगस। लोगस मतलब अध्ययन, सोशल मतलब सामाजिक। सोशल जो शब्द है वो शोल का मतलब होता है आत्मा, उससे मिलकर बना है। तो सोशोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो गया लोगों का अध्ययन करना, लोगों का विज्ञान। इस प्रकार से सोशोलॉजी शब्द दो ग्रीक भाषाओं के मेल से बना है, सोशो प्लस लोगस। जे.एस. मिल एक विद्वान हुए, उसने समाजशास्त्र को कहा कि ये दो भाषाओं की अवैध संतान। एक कोटेशन आती है जे.एस. मिल की। जे.एस. मिल ने सोशोलॉजी को दो भाषाओं की अवैध संतान भी कहा था। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको फिर कभी भी बताऊंगा, इनके बारे में भी हम पाठ के जो हमारा विषय है उसी पे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज हम इस वीडियो में इतना ही आपको बताते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर से संबंधित वीडियो मैं आपको बाद में भेजूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।